नमस्कार दोस्तों, एनवायरमेंट साइंस के सबसे लार्जेस्ट और शानदार प्लेटफॉर्म इन्वायरो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे हैं एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस के सिलेबस के बारे में, जो कि ये कोर्स जो है इग्नू द्वारा संचालित है। ये हमारा थर्ड लेक्चर है फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंस का। इससे पहले हम अब बात कर चुके हैं कि इस कोर्स के लिए क्या कंटेंट है, सिलेबस क्या है, और उसके बाद में हमने पहले लेक्चर में बात की थी आपके बेसिक इन्वायरमेंट साइंस के बारे में, डेफिनेशन के बारे में। यहाँ पे आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिकली आपका जो दूसरा टॉपिक है, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ना केवल आपके ये सेमेस्टर एग्जाम के लिए, बल्कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो इन्वायरमेंट साइंस से रिलेटेड हैं, उनमें एक क्वेश्चन एटलीस्ट जो है इस टॉपिक से अक्सर पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको बेसिकली हम चार बेसिक स्फीयर में डिवाइड करते हैं, जिनको हम कहते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। और ये अगर हम देखें कि भाई लिथोस्फीयर जो है ये रॉक और आपकी मिट्टी से, सोयल से रिलेटेड है। हाइड्रोस्फीयर जो है ये पानी से संबंधित है, पानी से रिलेटेड है। एटमॉस्फेयर जो है वो एयर से संबंधित है। और बायोस्फीयर जो है लाइफ से रिलेटेड है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अर्थ, एयर, वाटर और लिविंग बीइंग्स और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसका अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, ये जो डेफिनेशन है काफी महत्वपूर्ण है और आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे आपके एटमॉस्फेयर के बारे में, यानी कि जो आपके एयर से संबंधित है। तो जब भी हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ क्या है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं, है ना। और ये जो गैसेस हैं ये हमारा एटमॉस्फेयर बना रही है। और एटमॉस्फेयर जो है वो जितना हो सके उतना धरती के क्लोज रहने की कोशिश करता है। इसकी वजह है ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो धरती के पास यानी कि ट्रोपोस्फियर में होता है। और ये हम आपके सी लेवल से लेके 560 किलोमीटर तक ऊपर तक एक्सटेंड करता है। एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। धरती पे लाइफ को सस्टेन करने में इसका काफी योगदान है, जिसमें से कुछ अगर हम अब बेसिक इसके योगदान देखें, बेसिक काम देखें, तो जो एटमॉस्फेयर है वो सन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वाटर रिसाइकिल में हेल्प करता है। और इसके साथ साथ आपके जितने भी केमिकल और मैग्नेटिक फोर्सेस हैं, जिससे कि हमारे वेदर और क्लाइमेटिक फिनोमिनन है, वो सब जो है यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, एटमॉस्फेयर की वजह से होते हैं। इसके अलावा एटमॉस्फेयर जो है ये आपको सन से आने वाली हाई एनर्जी वाली जो रेडिएशन है उनसे प्रोटेक्ट करता है। और आपको पता है ये जो स्पेस है वो वहाँ पे वैक्यूम है और फ्रीजिंग कंडीशन है ना, तो उससे भी हमारी ये रक्षा करता है, उससे भी हमें ये प्रोटेक्ट करता है। आप सभी को पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, क्योंकि इसकी वजह है कि ये ब्लू कलर की लाइट को सबसे ज्यादा स्कैटर करता है। इसकी वजह से ये हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। अगर आप एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन की बात करो तो ब्रॉडली बाई वॉल्यूम जो होता है उसमें सबसे ज्यादा होता है नाइट्रोजन, जो कि लगभग 78% तक हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस मिलती है। उसके बाद में सेकंड मोस्ट डोमिनेटिंग गैस जो है वो है ऑक्सीजन, जिसकी कंसंट्रेशन जो है वो लगभग 20.95% तक हमारे
एटमॉस्फेयर में होते हैं, रफली हम कहते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, इसके अलावा लगभग 1% आर्गन है, और उसके बाद में लगभग आपका 0.038, ठीक है। ये डाटा जो है बहुत पुराना हो चुका है। अब अगर हम बात करें तो आज की डेट में ये 0.041 के करीब जो है CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी अदर गैसेस भी हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती हैं, जैसे कि आपका जो एटमॉस्फेयर है, एयर है, उसमें वाटर वेपर भी मिलता है, और ऑन एवरेज इसका जो कंसंट्रेशन है वो लगभग आपका 1% है। जैसे मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में भी बताया था कि जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे जो हाई रेडिएशन होती हैं, हाई एनर्जी वाली रेडिएशन होती हैं, जो हमारे सराउंडिंग्स में अगर आए, यानी कि आपके ट्रोपोस्फियर में आ जाएं, तो यहाँ पे लाइफ का सस्टेन करना असंभव हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो आपकी यूवी रेडिएशन है ये हमारी धरती पे नहीं आती, और इसके अलावा बाकी सारी रेडिएशन आती हैं। तो कितनी अच्छे तरीके से एटमॉस्फेयर एक फिल्टर का काम कर रहा है ना बच्चों? कितने अच्छे से आपका जो एटमॉस्फेयर है वो एक फिल्टर का काम कर रहा है। आप देख रहे हैं कि अगर हमारे धरती पे सनलाइट ना आए तो भी यहाँ पे लाइफ संभव नहीं है, और इस अगर यूवी रेडिएशन जो है वो ज्यादा धरती पे आए तो भी हमारे यहाँ पे लाइफ संभव नहीं है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि एटमॉस्फेयर जो है वो हीट को रिटेन करता है। जब वो हीट को रिटेन करता है तो क्या होता है, टेम्परेचर जो है ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता डे टाइम का। अगर जो टेम्परेचर है डे नाइट का ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा तो भी हमारे यहाँ पे अर्थ पे लाइफ जो है संभव नहीं हो सकती। और एक और इम्पोर्टेंट बात हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में ये है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है और जो स्पेस है उसके बीच में कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, ठीक है ना। कोई एक ऐसी वेल डिफाइंड बाउंड्री हमारे एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस के बीच में नहीं है। हमारा जो ट्रोपोस्फियर है ये थिक है और धीरे धीरे ये थिन होता जा रहा है। यानी कि सबसे पहले ट्रोपोस्फियर में सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर है, उसके बाद में आपका स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, मिडोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो धीरे धीरे ये थिन होता जा रहा है, फ्लैट होता जा रहा है, और धीरे धीरे ये आपका जो स्पेस है उसमें मर्ज हो जाता है। कोई भी ऐसा एक हम जो है वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं ऐसी हम देख सकते कि भाई इस आपके स्पेस के और एटमॉस्फेयर के बीच में होती है। बट फिर भी लगभग 100 किलोमीटर की हाइट पे आपका एक कर्मन लाइन होती है, और इसको हम कहते हैं कि भाई ये जो है ये एक बाउंड्री है एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस के बीच में, ठीक है बच्चों। तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और अगर आप सेमेस्टर एग्जाम में इनको हाईलाइट करके लिखते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो हैं वो तो अच्छे आते ही हैं। बट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, लाइक आपका NTA नेट JRF का एग्जाम हो गया, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्जाम होगा, तो वहां पे भी इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन बन के आते हैं जो बहुत आसान होते हैं। अगर आपको सही डाटा पता है तो आप सही कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट लाइन है कि आपका जो पूरे एटमॉस्फेयर का मास है, ठीक है, अगर आप 3/4 मास की बात करो एटमॉस्फेयर की, तो लगभग आपके 11 किलोमीटर तक कन्फाइंड रहता है। ऐसा कहा जाता है कि जो आपका ट्रोपोस्फियर है उसमें अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका 80% तक होता है, और 20 किलोमीटर तक ये आपका 90% तक एटमॉस्फेयर होता है, और ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर जो है दोनों मिला के 99.9% जो है आपके एटमॉस्फेयर का कंटेन करते हैं।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट डाटा है फिर से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको नोट कर लोगे। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे ऐसे आपके सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जो धरती को चारों तरफ से घेर के रखते हैं। हमारी अर्थ पे जो है, जो लाइफ है, वो भी एटमॉस्फेयर की वजह से काफी हद तक जो है, मतलब एक मेजर रोल जो है एटमॉस्फेयर का है। आप सभी को पता है कि एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों जब मिलते हैं तो एक ऐसा सुटेबल प्लेस बनता है कि जहाँ पे एक लाइफ जो है वो इनिशिएट हो सके और सस्टेन कर सके। तो इसमें एटमॉस्फेयर का भी एक अपना महत्वपूर्ण रोल है। आप सभी को पता है कि ये सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, सोर्स ऑफ CO2 है। ठीक है, वहीं पे अगर हम ये देख रहे हैं कि भाई CO2, जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो CO2 जो है एक विलन के रूप में हमें दिखाई देता है। बट वहीं पे आप ये देख रहे हो कि CO2 का कितना महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन में, कि भाई जो प्लांट्स हैं वो तो CO2 ही ग्रहण करते हैं, CO2 ही एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है ना, अगर CO2 ना हो तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कैसे होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो बायोमास प्रोडक्शन कैसे होगा, बायोमास प्रोडक्शन नहीं होगा तो लाइफ में हमें जो खाने के लिए बाकी दैनिक कितनी सारी क्रियाएं हैं जिनके लिए हमें पेड़ पौधों की जरूरत है। तो ये सब चीजें जो हैं, ये सब हमें कहाँ से मिलती हैं, ये सब एटमॉस्फेयर में जो है मेजर एक पार्ट होता है। इसके अलावा कितने सारे फंक्शन है, लाइक आपकी हवाएं चलती हैं, स्नोफॉल होता है, क्लाउड बनते हैं, वेदर है, क्लाइमेट है, ये सब भी हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। तो इसके अलावा ये आपको ये फिर से देखो, ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमें हाई रेडिएशन वाली जो सोलर रेडिएशन है उनको आ, उनसे हमें बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना, तो ये लाइन जो होती है, जो उनको आपने हाईलाइट करके याद करना होता है, जैसे कि आप एग्जाम के टाइम पे इनको अपने आंसर फॉर्म करते हुए लिख सको। वहीं पे अगर हम बात करें अब कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की, तो जैसे कि ये तो आपको पता ही है, अभी हमने पिछली स्लाइड में भी बात की कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें मेनली गैसेस और वाटर वेपर है। अब जो गैसेस हैं ये अलग अलग कंसंट्रेशन में यहाँ पे मिल रही हैं। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, जो कि आपकी ज्यादातर एक डोमिनेटिंग गैस की फॉर्म में आपको देखने को हमें मिलती हैं। इसके अलावा जो गैसेस हैं ये हाइट के साथ में वेरी करती हैं, और जो मेनली आपकी डेंस गैस है वो लगभग 1 किलोमीटर तक मिलती है, उसके बाद में उनकी डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाती है। अगर आप सी लेवल पे एयर की डेंसिटी की बात करें तो ये होती है 1.4 kg/m²। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये भी, और हमें याद होना चाहिए। फिर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण ये पॉइंट हमारे लिए हो जाता है। तो जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ चलते हैं तो जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो रिड्यूस हो जाएगी। एटमॉस्फेयर जो है ये गैस का एक रिजर्वायर के रूप में काम करता है, और आपके टेम्परेचर को, जो धरती पे टेम्परेचर है उसको मॉडरेट करता है, एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करके रखता है, और आपका जो यूवी रेडिएशन है उनको ये ऊपर ट्रोपोस्फियर में रोक लेता है। इस तरीके से देखते हैं तो कितना महत्वपूर्ण जो है योगदान है एटमॉस्फेयर का। फिर से अगर हम बात करें इसके कंपोजिशन की, तो ये मेजर कंपोजिशन है। सबसे ज्यादा इसमें नाइट्रोजन है जो लगभग 78% है, उसके बाद में ऑक्सीजन 20%, आर्गन जो है 0.93 ये 1%। ठीक है, जो आपका CO2 है ये आपका 0.04% के करीब हमारे इसमें, उसके बाद में नियोन का नंबर आता है जो 0.002 है, हीलियम का नंबर आता है। धीरे धीरे ये रिड्यूस होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम अब बात करते हैं, जो मेजर गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, ये मेजर जो है पोर्शन बना देते हैं, और इनको हम परमानेंट गैस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो कंसंट्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लगभग फिक्स है, इतना वेरी नहीं करता। बाकी जितनी गैसेस हैं इनको वेरिएबल गैसेस बोलते हैं, क्योंकि इनका जो कंसंट्रेशन है वो वेरी करता रहता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा इसमें आपका
ओजोन भी मिलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलती है, आयोडीन व अमोनिया ये भी मिलती है, जिनको हम इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिर से ट्रेस गैसेस बोलते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें 2-3 पॉइंट हमें जो है बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पहले तो ये कि भाई आपका टेम्परेचर प्रेशर जो है वो किस तरीके से रिलेटेड है। जब आप ऊंचाई पे जाते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं बेसिकली। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, ठीक है, एटमॉस्फेयर में हाइट की तरफ जब आप बढ़ते हैं, जैसे ये आपका एटमॉस्फेयर है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ट्रोपोस्फियर में, तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है, माइनस में जाता है ना। वैसे वैसे इसके साथ में डेंसिटी के साथ में भी सेम चीज है। और यहाँ पे इनके गैसेस के कॉम्पोजिशन में भी चेंजेस आ जाते हैं। तो अगर आप एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर की बात करो तो सबसे पहला जो एक लेयर आपके दिमाग में आनी चाहिए वो आनी चाहिए ट्रोपोस्फियर, जिसमें कि आप रहते हैं। ट्रोपोस्फियर जो है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है, जिसका क्या नाम, ग्रीक भाषा में इसको कहते हैं ट्रोपोज। ट्रोपोज का मीनिंग क्या है, टू टर्न और टू चेंज। ये सबसे लोवेस्ट पार्ट है हमारा, और ये धरती पे सी लेवल से लेके आपका 10 से 12 किलोमीटर तक जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे इसका टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होता जाता है। और ये सबसे डेंस लेयर है एटमॉस्फेयर की। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी बताया कि ज्यादातर जो एटमॉस्फेयर है वो ट्रोपोस्फियर में ही मिलता है। ट्रोपोस्फियर में कहते हैं कि भी लगभग 80% आपका एटमॉस्फेयर मिलता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं वैसे वैसे इसमें क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। और जो मोस्ट ऑफ द आपके फिनोमिनन है, वेदर फिनोमिनन है, जैसे कि बादलों का बनना, थंडर स्टॉर्म, ये सब भी आपके कहाँ मिलते हैं, ट्रोपोस्फियर में ही पाए जाते हैं। ट्रोपोस्फियर में ही ये मिलते हैं। ट्रोपोस्फियर जो है अगर हम देखें तो मोस्टली, अगर हम बात करें 1 से 2.5 किलोमीटर के बीच में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक एरिया है हमारे ट्रोपोस्फियर का, लोअर ट्रोपोस्फियर का। क्योंकि इसमें आपकी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं जो इन्फ्लुएंस होती हैं, बदलती हैं। जैसे कि मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर चेंज होते हैं, टेम्परेचर, विंड डायरेक्शन, वेलोसिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये 1 से 2.5 किलोमीटर के बीच में जो एरिया है यहाँ पे ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। फिर से ये पॉइंट मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूँ कि जो ट्रोपोस्फियर है वो रफली 80% जो है मास कंटेन करता है। और इसमें आपके बेसिकली बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है। जितने भी आपके जैसे ऑक्सीजन है और आपका नाइट्रोजन है वो सब तो इसमें हैं ही। इसके साथ साथ इसमें आपका CO2, वाटर वेपर और आपका N2O, ये गैसेस भी मिलते हैं। इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि जितने आपकी सारी गैसेस हैं ये मिक्स होती रहती हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से ये अच्छे से मिक्स होती रहती हैं। इसमें वर्टिकल मिक्सिंग होती है इस एरिया में, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन के लहजे से। अगर आप देखते हैं कि जो ट्रोपोस्फियर है उसमें वर्टिकल मिक्सिंग होती है, और क्यों होती है, सोलर हीटिंग की वजह से। क्योंकि जो आपकी सोलर हीटिंग हो रही है, धरती जो है, अर्थ जो है वो हीट होती है, धीरे धीरे हीट को एब्जॉर्ब करती है और रिलीज करती है। इसी वजह से यहाँ पे जो जितने भी पोलूटेंट हैं या जितने भी गैसेस हैं वो अच्छे से मिक्स होते हैं, उनकी वर्टिकल मिक्सिंग होती है। तो जब ये आपका गैसेस हैं ये हीट होंगी, हीट होने के बाद में क्या होगा, ये ऊपर उठेंगी, डेंसिटी कम होगी, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगी एक्सपेंड होंगी। एक्सपेंड होते होते क्या हो रहा है कि उनमें एक्सपेंडेशन की वजह से क्या पूरे काम हो रहा है, काम हो रहा है तो एनर्जी जो है वो लग रही है, यूज हो रही है। जब एनर्जी लग रही है तो जो उसकी हीट है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है ना, जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है ना। तो एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है कि जितने भी आपकी गैसेस हैं
वो सब किस फॉर्म में आ जाती हैं, वो कंडेंस हो जाती हैं, उनके ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, और ड्रॉपलेट्स बनने के बाद में फिर से क्या होगा, ठीक है, वो धरती पे आएंगी, है ना, बारिश हो रही है। और ये जो प्रोसेस है आपका हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होने का, है ना, ये जो प्रोसेस है हाइट के साथ में टेम्परेचर डिक्रीज होने का, इसको आप क्या बोलते हैं, लैप्स रेट बोलते हैं, ठीक है ना, इसको आप लैप्स रेट बोलते हैं। और धीरे 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 जब हम ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाते हैं तो भी एक बाउंड्री आ जाती है, एक पॉइंट आ जाता है जहां से स्ट्रेटोस्फियर शुरू हो जाता है। तो ट्रोपोस्फियर खत्म होने और स्ट्रेटोस्फियर शुरू होने के बीच में जो पॉइंट है उसको ट्रोपोपोज कहते हैं, ठीक है ना। ट्रोपोपोज जो है आपका पोल पे अलग होता है और इक्वेटर पे इसकी हाइट थोड़ी वेरी करती है। अब बात करते हैं स्ट्रेटोस्फियर की। स्ट्रेटोस्फियर जो है ये ट्रोपोस्फियर की बिल्कुल ऊपर है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो रहती है ट्रोपोस्फियर के और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में जो ट्रोपोपोज है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक टर्निंग पॉइंट है। वो एक ढक्कन का काम करता है। जो हमने बताया कि भाई वाटर वेपर हैं तो ऊपर जाके कंडेंस हो जाते हैं, वो कंडेंस होने के बाद में नीचे धरती पे आते हैं। अगर वो ढक्कन ना हो, ट्रोपोपोज ना हो, तो क्या होगा, पानी ऊपर चला जाएगा जी, ठीक है ना, और धीरे धीरे धरती से पानी कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एक बार वो ऊपर जाएगा स्ट्रेटोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में जाके तो बहुत टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ता है हाइट के साथ में, तो वेपर और बनेंगे, और वो स्पेस में जाता रहेगा और धीरे धीरे धरती से पानी कम हो जाएगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था स्ट्रेटोस्फियर से पहले। अब ये जो आपका स्ट्रेटोस्फियर है, ये जो एक वर्ड है ये लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका स्ट्रैटम, इसका लैटिन में इस वर्ड जो है लैटिन भाषा में इसको स्ट्रैटम कहते हैं, जिसका मीनिंग है लेयर। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी हम ट्रोपोस्फियर की बात करते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, जब हम स्ट्रेटोस्फियर की बात करते हैं तो टेम्परेचर हाइट के साथ में क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण गैस मिलती है जिसको हम ओजोन बोलते हैं। ओजोन जो है ना हमारा एक रक्षा कवच है, और ये लगभग 30 किलोमीटर की हाइट पे मिलती है। और ओजोन जो है यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके क्या करती है, ये हमें बचाती है स्किन कैंसर से और बहुत सारी बीमारियों से। इसीलिए ओजोन होल जो है एक कंसर्न है, ठीक है, आगे डिटेल में ओजोन होल की भी हम बात करेंगे कि भाई ओजोन होल जो है क्यों हमारे लिए खतरनाक है। इस ये एक जो है रक्षा कवच है धरती का। अगर ओजोन ना हो 30 किलोमीटर की हाइट पे तो जो सोलर रेडिएशन में यूवी रेडिएशन है वो धरती पे आ जाएंगी और सभी को कैंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाइट के साथ साथ टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण जो है चीज़ है। और ये सब चीज़ें मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि आपका ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर मिलके जो है हमारे एटमॉस्फेयर का 99.9% जो है पार्ट बनाते हैं। और हमारे स्ट्रेटोस्फियर में जितनी भी ओजोन धरती पे है उसका 90% ओजोन है, ठीक है। इसको गुड ओजोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, गुड ओजोन। और 10% जो आपके ट्रोपोस्फियर में है उसको कहा है हमने बैड ओजोन, ठीक है ना, वो बैड ओजोन है। ये भी छोटे छोटे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं बच्चे। और स्ट्रेटोस्फियर में कोई क्लाउड नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं होता है। पानी क्यों नहीं होता है, क्योंकि ढक्कन आ जाता है, ट्रोपोपोज आ जाता है, मैं पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ। और टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता रहता है हाइट के साथ साथ में। और जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते हैं उसके बाद में मीजोस्फीयर से पहले जो पॉइंट है वो है आपका एक, फिर से एक बाउंड्री जो स्ट्रेटोस्फियर और मीजोस्फीयर के बीच में है उसको कहा गया हमने स्ट्रेटोपोज। स्ट्रेटोपोज फिर से एक महत्वपूर्ण एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। इसके बाद में फिर से टेम्परेचर डिक्रीज होना
शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चों, मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर एक ग्रीक वर्ड मीजो से लिया गया है जिसका अर्थ है मिडल, और ये आपका 50 किलोमीटर से लेके 80 से 85 किलोमीटर तक होता है। यहाँ पे धरती का सबसे ठंडा पॉइंट मिलता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक पॉइंट है। जब भी हम देखते हैं कि यहाँ पे धरती का सबसे ठंडा पॉइंट जो है मिलता है, कूलेस्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पे है। तो दो तीन चीजें हमें मीजोस्फीयर में याद रखनी होती हैं कि मीजोस्फीयर जो है यहाँ पे हाइट के साथ में टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है, और यहाँ पे आपका धरती का सबसे कूल पॉइंट, ठंडा पॉइंट जो है मिलता है। इसके बाद में आपकी लेयर आएगी थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर जो है ये ग्रीक वर्ड से मिलके ग्रीक वर्ड से बना है, या ये कहिए कि थर्मोस्फियर का जो नाम रखा गया है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका जो है थर्मोस, इसका मतलब होता है हीट। और ये आपका 85 से लेके 500 किलोमीटर तक का होता है। यहाँ पे टेम्परेचर बहुत राइज कर जाता है, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर राइज कर सकता है। बहुत ही हाई टेम्परेचर यहाँ पे है हमारे ये कहिए कि एटमॉस्फेयर का सबसे हाई टेम्परेचर जो है वो यहीं पे मिलता है। ठीक है ना, वो यहीं पे मिलता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि आपका जो हाईएस्ट टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो थर्मोस्फेयर में मिलता है। यहाँ पे आपका यूवी रेडिएशन भी एब्जॉर्ब होती हैं, जो आपके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एटम हैं। ठीक है ना, रेडिकल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, मॉलिक्यूलर की बात नहीं कर रहे, रेडिकल है ना। जो आपके आयंस हैं वो यहाँ पे मिलते हैं, और ये आपकी एक्सरे और यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर हाइट के साथ में क्या होता है, फिर से बढ़ता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं। अब इस सभी को एक समरी देख लेते हैं कि सबसे पहला पॉइंट हमारा आया ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो है यहाँ पे टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, हाइट के साथ में जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि अब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ये आपका ट्रोपोपोज आया। ट्रोपोपोज जो है यहाँ पे प्लेट का ढक्कन का काम करता है, और टेम्परेचर को नीचे जो है जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स इनको ऊपर आने नहीं देता है। यहाँ पे आपका क्या है स्ट्रेटोस्फियर में, यहाँ पे ओजोन है। ठीक है ना, जो कि हमारा रक्षा कवच है। इसके बाद में ट्रोपोपोज, फिर से आपका टेम्परेचर मीजोस्फीयर में आप देख रहे हैं कि डिक्रीज होना कम हो गया। और 75 से लेके 100 ये देखो आइनोस्फीयर है, यहाँ पे आयंस मिलते हैं। बेसिकली तो ये आपके थर्मोस्फीयर में बेसिकली हम कहते हैं, बट कुछ आयंस जो है स्ट्रेटोस्फीयर में भी बन जाते हैं, है ना बच्चों। बट मेनली आइनोस्फीयर जो है थर्मोस्फीयर में मिलता है, मैक्सिमम जो उसका भाग होता है वो थर्मोस्फीयर में मिलता है। और ये आपके कम्युनिकेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही जो हमारे धरती पे हम कम्युनिकेशन करते हैं रेडियो के थ्रू, वो आपके आइनोस्फीयर की वजह से ही संभव है। इसके बाद में लास्ट आपका आएगा एक्सोस्फीयर। तो बेसिकली तो थर्मोस्फीयर, मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर एंड आपका ट्रोपोस्फीयर, ये ही 4 लेयर की हम बात करते हैं। अब वैसे 5 लेयर आपकी बेसिक होती हैं। सब इनमें से कई चीजें आपने याद करनी है जो आपको ना केवल सेमेस्टर एग्जाम में बल्कि कंपटीशन में भी काम आएंगी, कि टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, डेंसिटी कैसे वेरी करती है, ओजोन कहाँ मिलती है ना बच्चे। और सबसे कूलेस्ट पॉइंट कौन सा है धरती का, सबसे हॉट सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन सी लेयर में मिलता है, ठीक, एंड आपका लैप्स रेट क्या होता है, ये सब चीजें आपको याद करनी है। इसके बाद में आपका आया एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का, और ये बेसिकली थर्मोस्फेयर के बाद में मिलता है। और इसके बाद में धीरे 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 क्या होता है, यहाँ से ये स्पेस में मर्ज हो जाते हैं। यहाँ पे फ्री मूविंग पार्टिकल्स हैं जो कि आपके आउटर स्पेस में जाते रहते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे अगर कोई चीज आ जाती है तो ग्रेविटी से बाहर चली जाती है। ठीक है ना, यहाँ पे ग्रेविटी का कोई प्रभाव नहीं है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। काफी महत्वपूर्ण लेक्चर है, ना केवल आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बल्कि आपके कोई भी कंपटीशन हो एनवायरमेंट साइंस का। तो आपके अगर कोई सुझाव हैं, कुछ आप हमसे कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमें बता सकते हैं। बच्चे अगर आप इन्वायरमेंट साइंस
में अभी एमएससी कर रहे हैं या आगे जॉब सर्च कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम बेसिकली नेट जेआरएफ के स्पेशलिस्ट हैं। इन्वायरमेंट साइंस में नेट जेआरएफ की तैयारी कराते हैं। हजारों बच्चे हमसे एसोसिएट होकर नेट जेआरएफ क्लियर कर चुके हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन लाइक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तैयारी कराते, एग्जाम की तैयारी कराते हैं, ट्रेनिंग वर्कशॉप, इन्वायरमेंट की सेक्टर में जितनी ज़रूरत है आपको, बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए प्रोफेशनल, हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये मेरा नंबर यहाँ पे है नॉर अकेडमी का 7696180020। आप हमसे मैसेज करके जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चे, हम आपको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लेंगे और आपको जो है अपडेट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, जो आपके काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे आपके करियर के लिए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे एंड टेलीग्राम पे। इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। व्हाट्सएप का तो मैंने आपको बता ही दिया, अपना मैसेज करेंगे, हम आपको ऐड कर लेंगे। अगर आप इन्वायरमेंट साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूले बच्चों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हम बच्चों के साथ में शेयर कर सकते हैं। हमें फेसबुक पे भी अपना फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ में। गॉड ब्लेस यू।